Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's pharmacology questions. Question number 1 is, which of the following is known as the study of doses of drugs? निम्न में से doses of drug के अध्ययन को क्या कहा जाता है? Options are A. Pharmacodynamics, B. Phossology, C. Pharmacotherapeutics or D. Pharmacology. Correct option is option number B, that is Phossology. मेडिकल साइंस की वह शाखा और ब्रांच जिसमें ड्रग्स तथा उनके मानव शरीर पर होने वाले इफ़ेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है फार्माकोलॉजी कहलाती है। और फार्माकोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें किसी ड्रग या मेडिसिन की किसी मरीज में किसी डिजीज़ के लिए एप्रोप्रिएट फार्माकोलॉजिकल डोजेस का निर्धारण का अध्ययन किया जाता है उसे फोसोलॉजी कहलाते हैं। Next question is, drug abuse is best defined as. Options are A. Psychologic need of a drug, B. A psychologic dependence on a drug, C. A compulsion to take a drug on either is continuous or periodic basis, or D. An excessive drug use inconsistent with acceptable medical dose. And the correct answer is answer number D, that is an excessive drug use inconsistent with acceptable medical dose. ड्रग अब्यूज़ पेशेंट के द्वारा ड्रग की डोज सहन और टॉलरेट नहीं हो पाती है तो पेशेंट के लिए फैटल यानी प्राणघातक भी सिद्ध हो सकती है। इसमें व्यक्ति ड्रग का उपयोग मुख्यतः मेडिकल रीज़न के कारण से नहीं बल्कि फेवरेबल, प्लीजेंट, अनयूजुअल, डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट आदि के लिए ड्रग का एक्सेसिव यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग इन पेशेंट? निम्न में से कौन कौन से फैक्टर के द्वारा मरीज में ड्रग का इफ़ेक्ट और रिस्पॉन्स प्रभावित होता है? ऑप्शंस आर ए. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बी. बॉडी वेट एंड साइज, सी. टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डी. ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. किसी ड्रग्स का बॉडी में इफ़ेक्ट या रिस्पॉन्स निम्न फैक्टर पर निर्भर करता है, जैसे डोजेज ऑफ ड्रग मैक्सिमम डोज से ज़्यादा औषधि देने पर लीथल डोज में बदल जाती है, और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सर्वाधिक तेजी से व वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए ड्रग को फोर्थ रूट से दिया जाता है, और टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ड्रग को भोजन से पहले खाली पेट देने पर ड्रग का अब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द वैक्सीनेशन टेक्निक? निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा वैक्सीनेशन टेक्निक का आविष्कार किया गया था? ऑप्शंस आर ए. J.D. हार्डी, बी. जोसेफ लिस्टर, सी. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डी. एडवर्ड जेनर. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के द्वारा सबसे पहले वैक्सीन टेक्निक का आविष्कार किया था। इन्होंने 1803 में चेचक के टीके का प्रसार के लिए रॉयल जेनेरियल संस्था का स्थापित की थी। इन सभी कार्यों के उपलक्ष्य में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इन्हें MD की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, after the MI injection, the massage is given to that area. What is the importance of after massage? MI इंजेक्शन देने के बाद मसाज करने की सलाह दी जाती है। नर्स के अनुसार इसका निम्न में से मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शंस आर ए. इट रिड्यूसेस द पेन, बी. इट इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, C.
it gives better effect of drug. D. It delays absorption. Correct option is option number B, that is it increase absorption of drug. इंजेक्शन के द्वारा ड्रग्स में जितनी अंदर इंजेक्ट की जाती है उतनी ही जल्दी ड्रग अवशोषित या अब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा सिकाई एवं मालिश या मसाज से ब्लड सर्कुलेशन भी होता है जिससे ड्रग के एब्जॉर्प्शन में सहायता मिलती है, लेकिन जेड ट्रैक और एयर लॉक टेक्निक वाले इंजेक्शन के बाद मसाज को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना जाता है। Next question is, a patient receives 10 U of regular human insulin, SC route at 9 am. The nurse would accept peak action from this injection to occur at. Options are A. 9:30 am, B. 10:30 am, C. 12 noon or D. 4 pm. Correct option is option number C, that is 12 noon. रेगुलर इंसुलिन की पीक एक्शन लगभग लगाने के 2 से 4 घंटे बाद होती है। ऑप्शन ए दैट इज 9:30 AM और ऑप्शन बी दैट इज 10:30 AM वाला समय पीक एक्शन के लिए बहुत जल्दी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a 40-year-old man should be instructed with which of the following method for routine testicular self-examination? एक 40 वर्षीय व्यक्ति को रूटीन टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करने के लिए निम्न में से कौन से मेथड के बारे में इंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए? ऑप्शंस आर ए. परफॉर्म बिफोर टेकिंग अ शावर, बी. roll of testicular between the thumb and finger, C. perform every 3 months, or D. pinch the epididymis until sensation is lost in the penis and release. Correct option is option number B, that is roll of testicle between the thumb and finger. मरीज को रूटीन टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए ऑप्शन बी दैट इज रोल ऑफ टेस्टिकल बिटवीन द थंब एंड फिंगर वाला इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ताकि एबनॉर्मेलिटी का यथाशीघ्र पता लगाया जा सके। सामान्यतः RTSE शावर के बाद लेना चाहिए क्योंकि उसके बाद सेरोटिन रिलैक्स्ड हो जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को RTSE को प्रत्येक माह करने का इंस्ट्रक्शन भी दिया जाना चाहिए और TSE के दौरान एपिडिडाइमिस को भी पिंच नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह उसको डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नर्स शुड इंस्ट्रक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू गिव द इंसुलिन इंजेक्शन एट होम टू द एक्सट्रीम ओबेस पेशेंट। एक्सट्रीम ओबेस पेशेंट को घर पर इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के लिए नर्स के द्वारा कौन सा मेथड बताया जाना चाहिए? ऑप्शंस आर ए. स्प्रेड द टिश्यू एंड इंजेक्ट एट अ 90-degree एंगल, बी. स्प्रेड द टिश्यू एंड इंजेक्ट एट 60-degree एंगल, सी. पिंच द टिश्यू एंड इंजेक्ट एट अ 45-degree angle, and D. pinch the tissue and inject at a 60-degree angle. Correct option is option number A, that is spread the tissue and inject at a 90-degree angle. इंसुलिन इंजेक्शन को SC रूट से लगाया जाता है क्योंकि SC रूट से इंसुलिन सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंजेक्ट हो जाता है और यह इंसुलिन का अच्छा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन ओबेस पेशेंट में 90-degree एंगल पर इंसुलिन इंजेक्ट करने से वह सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंचता है। अतः शेष सभी ऑप्शन के अनुसार ओबेस पॉइंट में इंसुलिन मुख्यतः एडिपोस टिश्यू में ही जाएगा और जिससे वह इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ड्रग डिक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट?
निम्न में से किस ग्रुप की ड्रग्स के द्वारा यूरिन आउटपुट में कमी आती है? ऑप्शंस आर ए एंटी डायूरेटिक ड्रग्स, बी डायूरेटिक ड्रग्स, सी एंटासिड्स ड्रग और डी एंटीडोट ड्रग्स. Correct option is option number A, that is antidiuretic drugs. एंटीडायूरेटिक ड्रग वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यूरिन आउटपुट में कमी हो जाती है. ऐसी ड्रग मुख्यतः सीवियर डिहाइड्रेशन में वाटर लॉस को कम करने हेतु दी जाती है. इसके विपरीत ऐसी ड्रग जो कि किडनी में वाटर एब्जॉर्प्शन को कम करके यूरिन आउटपुट को बढ़ाती है, डायूरेटिक ड्रग्स कहलाती है. So guys, let's take the yesterday's microbiology question. Most of you guys have given the correct answer. Question was, which of the following immunoglobulin crosses the placenta at the time of pregnancy? निम्न में से कौन सी इम्यूनोग्लोबिन गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है? ऑप्शंस आर ए IgM, बी IgD, सी IgG और डी IgA. Correct answer is answer number C, that is IgG. एंटीबॉडीज़ को सामूहिक रूप से इम्यूनोग्लोबिन्स कहा जाता है. यह मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं: IgG, IgM, IgA, IgE एंड IgD. IgG सीरम में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी होती है, जबकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है और हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा होती है. यह नाल यानी प्लेसेंटा को पार कर सकती है, इसलिए बच्चों में जन्म से ही मौजूद रहती है. इसके बाद IgM सीरम में एंटीबॉडी की दूसरी प्रमुख श्रेणी होती है. Now back to the pharmacological question. Question is, which of the following disease or condition in which MAOI's drugs is used? निम्न में से कौन सी डिजीज और कंडीशन में MAOI ड्रग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस आर ए मेजर डिप्रेशन, बी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, सी सिजोफ्रेनिया और डी OCD. Correct option is option number A, that is major depression. MAOIs का पूरा नाम मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होता है. यह ड्रग मुख्यतः एंटी डिप्रेसेंट प्रकृति की होती है, मतलब इनका यूज़ डिप्रेशन में किया जाता है. यह ड्रग्स अपना कार्य मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करके करती है. इसके कारण से ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर का भी बैलेंस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग? निम्न में से कौन कौन सी औषधियाँ एंटी मलेरियल ड्रग का उदाहरण है? ऑप्शंस आर ए आर्टिसुनेट ड्रग, बी सल्फोनेमाइड ड्रग, सी क्लोरोक्विनिन ड्रग और डी ऑल ऑफ द अबव. Correct answer is answer number D, that is all of the above. ऐसी ड्रग्स जिनका उपयोग मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, एंटी मलेरियल ड्रग्स कहलाती है. यह अनेक प्रकार की जैसे आर्टिसुनेट, क्लोरोक्विनिन, सल्फोनेमाइड, होलोफ्यूरनेट, प्रिमेक्यूनिन आदि होती है. सामान्यतः एक ही ड्रग्स के लगातार यूज़ से मच्छरों में इन ड्रग्स के प्रति रेजिस्टेंस विकसित हो जाता है. इसी कारण से आजकल मलेरिया के इलाज हेतु कॉम्बिनेशन थेरेपी का उपयोग किया जाता है. गाइज, आई होप दिस ऑल क्वेश्चंस आर हेल्पफुल फॉर यू. If you want me to make any particular topic related or question related video, you can comment down below. Your all suggestions are welcoming here. So the 13th question is, if a 25-year-old lady with a Hodgkin's disease go to the hospital for chemotherapy, she has given the vincristine drugs. Which of the following is the common adverse effect of this drug?
एक 25 वर्षीय औरत हॉडकिंस डिजीज़ के इलाज के लिए कीमोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल आती है। उसको विन्क्रिस्टाइन ड्रग दी जाती है। निम्न में से इस ड्रग का सबसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट कौन सा होता है? ऑप्शंस आर ए पॉलीसिथेमिया, बी डायरिया, सी फ्लूइड रिटेंशन और डी एलोपेकिया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एलोपेकिया। हॉडकिंस डिजीज़ के इलाज हेतु दी जाने वाली कीमोथेरेपी ड्रग्स जैसे विन्क्रिस्टाइन के कारण मरीजों में मुख्यतः साइड इफ़ेक्ट के रूप में एलोपेकिया यानी बालों का उड़ जाना इसकी शिकायत हो जाती है, लेकिन इलाज के बाद बाल रीग्रोथ करके आ जाते हैं। इसके अलावा आरबीसी, हीमोक्रिस्टिक और एचबी का स्तर भी कम हो सकता है। Next question is, which of the following drugs required regular hearing exam with prolonged use? Options are A. Isoniazid, B. Streptomycin, C. Ciprofloxacin or D. Hydromorphine. Correct option is option number B, that is Streptomycin. ऐसा मरीज जो कि एमिनोग्लाइकोसाइड जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त करता है तो उसे ऑडिटरी एग्ज़ाम्स मतलब हियरिंग एग्जामिनेशन लगातार करवाते रहना चाहिए, क्योंकि इन ड्रग्स का मुख्यतः साइड इफ़ेक्ट ओटोटॉक्सिक इफ़ेक्ट होता है। शेष ऑप्शन वाली ड्रग्स का उपयोग पेशेंट में हियरिंग की दृष्टि से सुरक्षित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 इज, which of the following precaution nurse should take care of for the drug orders given by the doctor? नर्स को डॉक्टर के द्वारा दिए गए ड्रग ऑर्डर में निम्न में से किन किन बातों का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए? ऑप्शंस आर ए. अ फुल नेम ऑफ पेशेंट एंड अ ड्रग नेम, बी. डोज ऑफ ड्रग एंड रूट ऑफ ड्रग, सी. डेट ऑफ ड्रग्स गिवन and the signature of physician or D. all of the above. Correct option is option number D, that is all of the above. फिजिशियन के द्वारा लिखे गए ड्रग ऑर्डर में 6 मुख्य बातें होती हैं। पहली, नेम ऑफ पेशेंट, सेकंड, नेम ऑफ ड्रग, थर्ड, डोजेज ऑफ ड्रग, फोर्थ, method of drug administration, fifth is date for given drug and sixth is signature of physician. Next question is, drug installed in the eye are administered by the method known as? Options are A. insufflation, B. intraocular, C. injection or D. topical. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टॉपिकल। आँखों में ईयर ड्रॉप्स डालना टॉपिकल एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें दवा डायरेक्टली आँखों में डाली जाती है, लेकिन जब दवा किसी कैविटी या फिर ईयर में बूंद बूंद करके डाली जाती है तो इस प्रोसेस को इंस्टिलेशन कहा जाता है, जैसे ईयर ड्रॉप। सामान्यतः इंट्राऑक्यूलर ड्रग्स का प्रयोग मुख्यतः सीवियर इन्फेक्शन में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी? निम्न में से कीमोथेरेपी का सबसे ज़्यादा कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा होता है? ऑप्शंस आर ए. बोन मैरो डिप्रेशन, बी. नोजिया एंड वॉमिटिंग, सी. कार्डियोमायोपैथी और डी. नेफ्रोटॉक्सिसिटी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोन मैरो डिप्रेशन। कीमोथेरेपी में यूज़ करने वाले एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट शरीर की कैंसर सेल को रैपिडली नष्ट करते हैं। इसके अलावा यह एजेंट शरीर में अन्य भागों की सेलों जैसे बोन मैरो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हेयर फॉलिकल आदि को भी प्रभावित करते हैं। इसके कारण से सबसे ज़्यादा कॉमन साइड इफ़ेक्ट माइलोसप्रेशन, म्यूकोसिस्टिक तथा एलोपेकिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Which of the following is the route of drug in a patient is responsible for the local effect? निम्न में से ड्रग्स के देने का वह कौन सा रूट है जिससे पेशेंट में लोकल इफेक्ट उत्पन्न होता है? ऑप्शंस आर ए पेरेंटल रूट, बी टॉपिकल रूट, सी ओरल रूट और डी ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टॉपिकल एप्लीकेशन. पेशेंट में लोकल इफेक्ट उत्पन्न करने के लिए ड्रग्स को टॉपिकल एप्लीकेशन से दी जाती है और टॉपिकल एप्लीकेशन को मुख्यतः इनक्शन मतलब मालिश प्रक्रिया से लगाया जाता है. सामान्यतः टॉपिकल एप्लीकेशन को वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए अधिक समय लगता है, अतः सर्वाधिक तेजी से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए औषधि को मुख्यतः फोर्थ रूट से दिया जाता है. Question number 19th is, which of the following is the substance responsible for the alkaline nature in stomach? निम्न में से स्टमक कंटेंट की प्रकृति को एल्केलाइन करने वाले सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर ए एंटासिड्स, बी एसिडिफायर, सी एल्केलाइजर और डी एंटीमेटिक्स. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एल्केलाइजर. ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी पदार्थ की क्षारीय प्रकृति या एल्केलाइन नेचर को बढ़ाते हैं एल्केलाइजर कहलाते हैं, और जो किसी पदार्थ की अम्लीय प्रकृति यानी एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं एसिडिफायर कहलाते हैं. इसके अलावा स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड की प्रकृति को न्यूट्रलाइज करके गैस्ट्रिक एसिड व जूस की क्रियाशीलता को कम करने वाले पदार्थ को एंटासिड कहा जाता है. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, which of the following part of GI tract is responsible for the maximum absorption of drugs? ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा GI ट्रैक्ट में निम्न में से कौन से भाग में या पार्ट में होता है? ऑप्शंस आर ए माउथ कैविटी, बी स्टमक, सी स्मॉल इंटेस्टाइन और डी लार्ज इंटेस्टाइन. Nurses, you have to give this answer on a comment section below. I will tell this answer with explanation tomorrow. That is all for today's video. If you like it, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel for nurses preparation. Thank you.